हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, वेरी गुड। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरव फिजिक्स में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था वो काफ़ी समय पहले अपलोड किया था, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक स्टार्ट हुआ था हमारा। उसमें हम शायद 4 वीडियोस अपलोड कर चुके थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे हमारी बात खत्म हुई थी। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक के आगे से स्टार्ट होगा और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ पर। और अब हमारा प्रयास रहेगा, हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन अब हमारा प्रयास रहेगा कि आपको टाइमली वीडियो मिल पाए, रोज नहीं तो अल्टरनेटिवली आपको एक वीडियो तो मिल ही जाए, जिससे टाइम से सिलेबस भी हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे कि हम एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दें। प्रयास करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। खैर, आज हम लोगों का जो वीडियो है वो ओम्स लॉ पर बेस्ड है। ओम्स लॉ को ड्राइव करना है हम लोगों को। ओम्स लॉ क्या होता है, ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं, इस पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग लगाते हैं बेटा ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ को समझते हैं सबसे पहले। ओम्स लॉ तो ध्यान से समझेंगे जरा मेरी बात को आप। हम लोग जो इसके पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं वो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है। ये 4 वीडियो हम इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से यहां से समझना है, समझने का प्रयास करना चाहते हैं अगर आप, तो जा करके पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें एक बार। उसके बाद में ही आप इस वीडियो पे आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बेनिफिशियली रहेगा आपके लिए। तो ओम्स लॉ पे हमको क्या बात करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक ऐसा बेहतरीन सिद्धांत दिया जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरी दुनिया बदल दी। आज के टाइम पर मोस्टली जितने सर्किट्स बनते हैं कहीं ना कहीं उसमें ओम्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करती हैं, तो वो एक अलग की बात है, लेकिन फिर भी ओम्स लॉ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सर्किट के लिए। और इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओम ने पहली बार रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया। एक्चुअली में रेजिस्टेंस वर्ड ओम ने ही दिया। प्रतिरोध की खोज, रेजिस्टेंस की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो ओम भाई साहब नहीं करी है। तो फिर कोई सा भी सर्किट हो, चाहे वो ओम्स लॉ को फॉलो करे या ना करे, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओम्स लॉ हर सर्किट में मौजूद है, दुनिया के हर सर्किट में मौजूद है। ओम का नाम तो कम से कम जिंदा है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम है ही। तो बहुत ग्रेट इंसान थे, हालांकि उनको उनकी उपलब्धियों का फल नहीं मिल पाया उनके जीवन भर। कभी आप जीवनी देखेंगे उनकी तो समझ में आएगा, काफी अभागे इंसान रहे हैं बेचारे। खैर, तो ओम ने क्या बताया, ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ को। ओम ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर की हम लोग फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें, अगर किसी कंडक्टर की हम फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें, फिजिकल कंडीशन बोले तो उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, etc, अगर हम फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें तो उसके किनारों पर लगाया गया वोल्टेज, किनारों पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख देते हैं जरा इसकी बात को, क्या बोला इन्होंने। इट स्टेट्स दैट इफ द फिजिकल condition of conductor remains constant, if the physical condition of the conductor remains constant, then the applied potential difference
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। हां तो भाई क्या बताया इन्होंने, भाई देखिए ध्यान से, इन्होंने बताया कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कैसी बनी रहे, रिमेन्स बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, नियत बनी रहे, देन तब द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होता है टू द इलेक्ट्रिक करंट, करंट के। माने कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, एक ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर के किनारों पर हम एक बैटरी अप्लाई कर दें, अगर इस कंडक्टर के किनारे पर हम कोई बैटरी लगा दें और इससे, इसकी वजह से इसमें करंट वरंट कुछ फ्लो होने लगे इस डायरेक्शन पे, पॉजिटिव से करंट निकलती है इस डायरेक्शन पे, तो यहां पर उन्होंने बताया कि जो V होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है भैया, I के। अगर किसी कंडक्टर की, इस चालक की, इस तार की हम क्या ना चेंज करें, फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें, तो इसमें लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रोड्यूस्ड करंट के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर इस वोल्टेज को हम 2 गुना कर देंगे तो करंट भी 2 गुना हो जाएगी, अगर हम इसको 3 गुना कर देंगे तो करंट भी 3 गुना हो जाएगी, अगर हम इसको आधा कर देंगे तो करंट भी आधी हो जाएगी। मतलब कि जितने गुना वोल्टेज में चेंजमेंट लाएंगे उतने गुना करंट में भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम वोल्टेज को चेंज करेंगे वैसे ही करंट भी चेंज हो जाएगी, ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और हम लोग जानते हैं भैया प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, यहां पर कांस्टेंट आया R, कांस्टेंट आया R, जहां R को क्या बोलते हैं भैया, वेयर कैपिटल R इज नोन एज, कैपिटल R इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को डिफाइन किया है हमारे ओम ने क्या डिफाइन किया भैया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। किसको डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है कि किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, वो क्या है। तो हम अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इसमें हम अगले वीडियो पे बात आएंगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहां पर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टेंस की बात करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और वहीं पर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, तो वो आगे की बात है, तो यहां पर ज्यादा भी चर्चा नहीं करते। और बेसिक सी बात आप जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ करके ही आए होंगे आप कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो R हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हमने क्या, ओम ने नाम दिया है, जॉर्ज साइमन ओम ने भैया। तो ये जो इक्वेशन लिखी है V इज इक्वल टू आई आर, जहां R कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। आपके सामने है, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट देन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर कुछ बेसिक सी और बातें हैं कि अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, ये V है, ये I है, आप यहां पर V इधर और करंट इधर भी बना सकते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो मैथमेटिकली आप जानते ही हैं कि उसके बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यहां स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने गुना V बढ़ेगा उतने गुना I बढ़ जाएगा, जितने गुना V उतने गुना I। तो यहां पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, V प्रोपोर्शनल I। स्लोप इसकी थीटा है, तो हम जानते हैं भैया m बराबर tan थीटा होता है, m बराबर tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी निकल के आएगी, अगर यहां पर हम इस तरीके से इसको V मान लें, इसको हम I मान लें,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन वी। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा वी, तो आई अपॉन वी। पलट दें अगर इसको हम, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और आप यहां से देखें कि अगर v के बटे में i को ले आए तो v अपॉन आई आ जाएगा r, ये पूरा r के इक्वल बन जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना बनेगा भैया, r इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि जो 1 अपॉन टेन थीटा है उसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपके पास में I इस तरफ दिया गया है और V इस तरफ दिया गया है, तो फिर जो स्लोप निकलेगी टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल जो आएगा 1 अपॉन टेन थीटा, उसका जो व्युत्क्रम आएगा, उल्टा जो आएगा, वो रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर आप V यहां पर बना लेते हैं, I यहां पर बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि R बराबर ही टेन थीटा आएगा। उस दशा में स्लोप ही रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो वो मैथ है, उसके हिसाब से आप कैसे भी मैनेज करें, आप पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं हमारे पास, ये सब क्लास 10th में आपको सब कुछ बताया गया है। डेरिवेशन इसका मेन है, जो आपको क्लास 10th में नहीं बताया जाता है, वो यहां पर अभी हम कराएंगे। तो ओम्स लॉ हो गया, ग्राफ भी हो गया, और ओम्स लॉ जो है बेटा, एक बात और है कि ओम्स लॉ जो है वो केवल और केवल मेटल्स के लिए ही है। केवल मेटल्स ही जो है जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। इसके अलावा जो और भी मटेरियल हैं उनमें करंट तो फ्लो होती है, लेकिन वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो हमारे मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओहमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओहमिक बोलते हैं। लास्ट में हम उस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, खत्म करते हैं जल्दी से। चलिए डालते हैं हेडिंग प्रूफ। ओम्स लॉ का प्रूफ क्या है, डेरिवेशन क्या है इसका, तो जल्दी से ड्राइव कर देते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है इसका। तो हमारे पास मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, जिसको थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं तो काफी आपको बड़ा तार दिखाई दे रहा है। वैसे तार तो महीन सा तार होते हैं। ये एक कंडक्टर है हमारे पास, जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ है L, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा रखी है। ये एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो V है। ये टर्मिनल हमने पॉजिटिव से जोड़ रखा है, तो जाहिर सी बात है ये टर्मिनल भी पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये टर्मिनल भी नेगेटिव हो जाएगा। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और इस कंडक्टर से होते हुए वो इधर आएगी और वापस इस तरह से चक्कर लगाएगी। तो करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जा रहे होंगे भैया, इस वायर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम बना दे रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब नेगेटिव चार्ज होंगे, पता ही है हमको, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। रीजन, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, कस कस के तेजी तेजी से भागेंगे। और ये जो जिस स्पीड से भागेंगे उस स्पीड को हम बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसके पहले, जस्ट के पहले वीडियो अपलोड हुआ था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे देख सकते हो, उसमें ढेर सारी हम लोगों ने बातें करी थी। तो यहां पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितनी ले ली, वीडी। तो वीडी वेलोसिटी से ही भाग रहा है। कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है ये, वीडी वेलोसिटी से ये भाग रहा है। ओके भाई, मान लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो तार का है, ये जो तार है, ये जैसे ये कंडक्टर है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का एरिया ये होता है, ये अगर आपको दिखाई दे, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहीं से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यहीं से। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो सर्कुलर है ये, तो नॉर्मली ये सर्कुलर है, तो नॉर्मली जितने भी तार होते हैं सबका सर्कुलर ही होता है। तो हम अगर इसकी रेडियस r ले लेंगे तो उसका एरिया निकलेगा पाई r स्क्वायर, यहीं से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने मान लिए n। कितने मान लिए, n। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने मान लिया n। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हम ये पहले भी मान चुके हैं, I बराबर NEA इंटू VD जब प्रूफ किया था, इसके पहले वीडियोस में देख सकते हैं आप। तो जब वो हेडिंग लगवाई थी हमने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले वीडियो में ही हमने इसको प्रूफ कराया है, देख सकते हैं उसको भी। तो यहां वहां पर भी N आया हुआ है। तो अगर हम इतना डेटा ले लें कि अपने पास एक कंडक्टर है L लेंथ का, उसका एरिया A है, उसमें हमने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, करंट फ्लो होने लगी I, तो जो इलेक्ट्रॉन्स E हैं वो मान लिए N इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में। पूरे मटेरियल में कितने हैं? तो अगर आपको याद हो तो AL इंटू N आएगा, यूनिट वॉल्यूम में N, तो पूरे वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम है A इंटू L, तो AL इंटू N आएंगे। तो हमने यूनिट वॉल्यूम में मान लिए हैं N, और ये इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं उनकी रफ्तार कितनी है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, कितनी रफ्तार से भागेंगे? तो VD रफ्तार से भागेंगे, और ये VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर इतना हम मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी आएगी? उसी डेरिवेशन से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया था? I बराबर NEA इंटू VD, ये रिलेशन आया था भाई। अगर हम इस वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दें तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से भागते हैं, VD से भागना स्टार्ट करते हैं। तो अगर VD हमें पता है और करंट निकालना है तो रिलेशन क्या होता है? I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, ये बेसिक सा रिलेशन है। अब एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि भैया, क्या जानते हैं हम लोग? VD इज इक्वल टू, VD इज इक्वल टू, ये भी डेरिवेशन पिछले वाले वीडियो में कराया था भैया, E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, ये डेरिवेशन। या वहां पर इस तरीके से लिखा होगा, टाउ यहां लिखा होगा, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहां पर E लिखा होगा, ये E। VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M इंटू कैपिटल E। VD बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का मास इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही तो कराया ही गया था, मुख्य तो यही था। तो उसी डेरिवेशन का डायरेक्ट यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फॉर्मूले का, उस रिजल्ट का। VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M इंटू E की जगह पर लगा सकते हैं हम लोग V बाई L, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसको हम क्या लिख सकते हैं? V बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस V और लंबाई L है। ये आपने पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा है। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या लिखेंगे भैया आगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू of VD, on putting the value of VD in equation first, तो VD की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू NEA, तो ये तो एज इट इज लिखा रहेगा NEA। VD की वैल्यू हमको ये पता है, इतनी बड़ी वैल्यू है, पूरी उठा के रख दो भाई, तो ये E टाउ अपॉन ML इंटू में V। देखो भाई, E टाउ अपॉन M इंटू L, ऊपर V लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? इसके बाद I इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको N E इंटू E स्क्वायर A टाउ अपॉन में ML इंटू में V। V बराबर कितना आएगा? अरे ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR होता है ना, तो V बराबर लेके आना है ना, तो V बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा लो, तो ये चला जाएगा इधर ML, और ये आ जाएगा अपॉन में ML, ये नीचे आएगा NE स्क्वायर A इंटू टाउ। देखिए भाई, ML वाला टर्म यहां पहुंच गया और NE स्क्वायर A टाउ वाला नीचे आ गया, ऊपर I तो लिखा ही हुआ है, वो लिख देंगे, I अपनी जगह पर लिखा रहेगा। अब अगर हम क्या कर दें, लेट ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू R।
ये आर है, कांस्टेंट जो है वो आर है। व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये वही कंडीशन है, ओम ने भी ये चीज को समझा कि अगर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीजें अगर कांस्टेंट रहे तो फिर ये पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट बन जाएगा, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, आर। तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई, आर इंटू आई या आई इंटू आर। आप समझ लें कि फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से अगर देखें तो भैया m क्या है, m क्या है, m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। l तो पता ही है भैया कंडक्टर की लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और m भी हो गया, l भी हो गया, a भी हो गया। e क्या है, e क्या है भैया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो ऑब्वियस होता है चार्ज होता है वो है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो 6 चीजें हैं ना, 1 2 3 4 5 6 चीजें हो गई। तो इन सभी को ध्यान से देखें। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट रहेगा भैया, हमारी फिजिकल कंडीशन के चेंज करने से उसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो m को तो आप भूल ही जाएं कि बदलेगा, m तो बदलेगा भी नहीं, छोड़ दीजिए, m गया, m तो भूल जाइए कि m चेंज नहीं होगा, काट नहीं रहे इसको भी, m चेंज होगा नहीं। हाँ, लंबाई हमारे हाथ में है कि कंडक्टर को अगर हम खींचने लगे, कंडक्टर को अगर हम खींचने लगेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ जाएगी तो यहां पर L के बदल जाने से ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी, कांस्टेंट ही नहीं रहेगा भैया। तो L को भी कांस्टेंट कर दें, M तो कांस्टेंट, पूरे को, हमारा टारगेट है पूरे को कांस्टेंट बनाना, पूरे को कांस्टेंट बनाना। तो पूरा कांस्टेंट तब बनेगा, ये पूरा कांस्टेंट तब बनेगा जब हर एक टर्म कांस्टेंट हो। एक भी टर्म अगर वेरिएबल हो गया, एक भी टर्म अगर चेंज हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, वो पूरा कांस्टेंट बन नहीं पाएगा। तो पूरे को कांस्टेंट करने के लिए एक एक शब्द समझे। m तो मास ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, वो कांस्टेंट है पहले से ही। चलो भाई, लेंथ, लेंथ हमारे हाथ में, कंडक्टर को अगर खींच देंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम अगर कंडक्टर को ना खींचें, मतलब लेंथ को चेंज ना करें, तो L भी कांस्टेंट। ऐसे ही एरिया, एरिया वही है कि अगर कंडक्टर को खींच देंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, साथ में एरिया कम भी हो जाएगा। जब कंडक्टर को खींचा जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन तार कुछ पतला भी होगा। अगर तार पतला हो गया तो एरिया भी बदल जाएगा। एरिया भी तो, लंबाई भी नहीं चेंज कर सकते, एरिया भी नहीं करना है चेंज। इसके बाद E, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो E भी नहीं चेंज होना है। तो M भी नहीं चेंज करेंगे, चेंज होगा भी नहीं वो हमसे, L भी नहीं चेंज करेंगे, A भी नहीं चेंज करेंगे, E भी चेंज होगा नहीं, वो होगा ही नहीं। अब बचा N और टाउ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो N और टाउ भी कांस्टेंट रहेंगे। कैसे? N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा तो एटम्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एम टेम्परेचर अगर बढ़ गया एटम का तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, और वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाएंगे। अगर जो इलेक्ट्रॉन पहले से बाउंडेशन में है, जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री वाले तो घूम रहे हैं,
तो अगर आपने जो बाउंडेशन और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी एनर्जी मिल गई तो एनर्जी लेकर वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के खटाक से बाहर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो भी ये टर्म कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट करना है, एन को बदलना नहीं है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करें भैया, नहीं तो एन बदल जाएगा। इसके साथ ही टाउ में भी फर्क पड़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, अभी धीरे धीरे भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे एनर्जी देखो कस कस के भागना स्टार्ट कर देगा, कस कस के भागेगा तो उसकी कोलिजन ज्यादा होंगी, टक्कर ज्यादा होंगी, टक्कर का जो समय है वो कम हो जाएगा। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्लियर किया है पूरा। तो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है भैया, तो बदल जाएगा। इसी तरह से प्रेशर, अगर तार में आपने प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगने से एटम थोड़ा थोड़ा पास पास आ सकता है। अगर एटम पास पास आया, प्रेशर लगा, तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जगह कम मिलेगी, तो भी रिलैक्सेशन टाइम बदल जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम बदला तो फिर गड़बड़ है, तो टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ये चेंज नहीं करते हैं तब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया सब कुछ मतलब शॉर्ट में बोले फिजिकल कंडीशन, अगर किसी भी तरह की फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें, अगर किसी भी तरीके की फिजिकल कंडीशन को हम लोग चेंज ना करें तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। और हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई V इज इक्वल टू I, और ये पूरे को क्या नाम दिया? R। V इज इक्वल टू IR। जब ये कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल I तो लिखा ही जा सकता है, विच इज ओम्स लॉ। ये ओम का नियम है। देख लीजिए, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए, हम लोगों ने ओम्स लॉ समझ लिया। ओम्स लॉ क्या आया है? V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ है। ये ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या होती है भैया ओम की? तो इसमें हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि हम पहले बोल चुके हैं कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के विषय में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसका थोड़ा सा यहां पर इस्तेमाल होगा, लेकिन समझ आएंगे क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। इस ओम लॉ में हम दोनों साइड में L से डिवाइड कर दें, अगर हम L से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, और इस साइड में हम एरिया से ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई करा लें, तो क्या बनेगा? V बाई L को आप कहेंगे E, इलेक्ट्रिक फील्ड, I, और I अपॉन A क्या हो जाएगा? I अपॉन A को बोलते हैं बेटा करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा J, और RA बाई L, तो ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो से लिखते हैं RA बाई L, तो ये RA बाई L पूरा का पूरा रो हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म है, बिल्कुल है। रीजन क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस स्केलर है, ये भी स्केलर है, लेकिन इसमें वेक्टर आ गया ना, तो इसको ही कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हाँ, इसका एक जो दूसरा स्वरूप है वही ज्यादातर बुक्स में प्रिंट है। क्या है इसका दूसरा स्वरूप? E वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर अपॉन में 1 अपॉन रो इज इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन सिग्मा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिंपल सी कहानी है, रेजिस्टेंस का उल्टा तो कंडक्टेंस ही होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रो का उल्टा सिग्मा कहलाएगा। 1 अपॉन रो का उल्टा क्या कहलाएगा? सिग्मा। तो रो का उल्टा करना है हमको, तो 1 अपॉन रो करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा।
नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझ आया? अरे रो की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/सिग्मा। रो की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/सिग्मा। तो ये उल्टा हो गया, 1/सिग्मा। ये कंडक्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी है, और ये कंडक्टिविटी है, एक दूसरे का उल्टा। रजिस्टिविटी ऊपर है तो कंडक्टिविटी नीचे है, रजिस्टिविटी ऊपर है तो कंडक्टिविटी नीचे है। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर क्या चीज है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। किसी भी रूप में लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। यहां पर इससे ज्यादा आपको कंपेयर करा पाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पॉइंट पर डिफाइन करी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है। करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो ये स्केलर फॉर्म में लिखी हुई है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। दोनों को ही ओम्स लॉ बोलते हैं, ये स्केलर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में। ओके, नोट कर लें भैया। देखिए भाई, आगे आगे में हमको बात करना है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सर्किट्स। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सर्किट्स। देखिए भाई, हमने शुरुआत में ही बोला था कि सारे के सारे डिवाइसेस ऐसी नहीं हैं, सारे के सारे ऐसे मटेरियल नहीं हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हो। तो कुछ मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो हमारे ओहमिक सर्किट्स कहलाते हैं या ओहमिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं, और जो सर्किट हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओहमिक सर्किट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर करेंगे तो इसमें आप कॉपर ले सकते हैं, इसमें आप एल्युमिनियम ले सकते हैं, इसमें आप लेड ले सकते हैं, इसमें आप जितने भी मेटल्स है, आयरन है और जो भी है, मर्क्यूरी है, कोई भी आप जितने भी मेटल्स हैं आप कोई भी ले सकते हैं, वो सबके सब कंडक्टर है। टंगस्टन ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं मेटल्स में। एलॉयज भी ले सकते हैं। यहां पर नॉन ओहमिक वो सर्किट हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। एग्जांपल के लिए टॉर्च बल्ब, टॉर्च जो बल्ब है वो फॉलो नहीं करता ओम्स लॉ को। और पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ट्रायोड वॉल्व हो गया, डायोड वॉल्व भी होता है। ये सब तो सिलेबस से हट भी चुके हैं, आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं, आप लोग कहानी है केवल आपके लिए ये कि ये हुआ करते थे सब। अब डायोड वॉल्व की जगह आ चुका है पीएन जंक्शन डायोड, ट्रायोड वॉल्व की जगह आ चुका है ट्रांजिस्टर। तो सब कुछ बदल चुके हैं। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये नहीं फॉलो करते हैं किसको? ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ में जो ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक सर्किट है, उसके लिए जो V और I के बीच का जो ग्राफ है बेटा, वो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अर्थात यहां पर क्या कहानी है कि यहां पर आप कभी भी V/I निकालेंगे हमेशा कांस्टेंट आएगा। पूरी स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी चले जाएं आप, V और I निकालेंगे हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा। स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पर जो ग्राफ होते हैं बेटा वो अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं। इनके ग्राफ टेढ़े मेढ़े होते हैं, इस टाइप के। मतलब V बढ़ सकता है, घट सकता है, इसका जो कोई रिलेशन ही नहीं है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि V प्रोपोर्शनल I, जितने गुना V बढ़ाओगे उतने गुना I बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर। इवन यहां पर जो इक्वेशन होती है बेटा वो ये होती है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर n। जो हमारे नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं उसमें ओम्स लॉ काम नहीं करता, उसमें V और I के बीच में रिलेशन कुछ इस टाइप का होता है, वेयर n इज इक्वल टू n डज नॉट इक्वल टू भी नहीं है यहां पर, डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर n का मान 1 हो गया तो I प्रोपोर्शनल V बन जाएगा या V प्रोपोर्शनल I बन जाएगा, फिर तो वो ओमिक हो जाएगा। अगर n का मान 1 कर देंगे तो I प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, तो वो तो ओमिक बन जाएगा। तो नॉन ओमिक के लिए यहां पर n का मान 1 को छोड़कर के कुछ भी हो, बटे में आ जाए, 3/2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 1 से बड़ा हो। 1 से अगर वैल्यू बड़ी है
तो वो हमारे में नॉन ओमिक में आ जाएगा। अब यहां पर एक समस्या आती है कि अगर हमारे पास नॉन ओमिक सर्किट्स हैं, यहां पर V अपॉन आई बराबर क्या है, R आया। यहां पर अगर आप V अपॉन आई लगाएंगे बेटा तो R तो आएगा। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जो V बराबर आई आर आपने पढ़ा है ये ओम्स लॉ है। कभी समझ के लेते हो, अभी आपने तो पढ़ाया है, पगला गया क्या मास्टर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत बारीकी वाली बात है। यहां पर V बराबर आई आर ओम्स लॉ नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान देखिएगा। V अपॉन आई बराबर आर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं भैया, सही है, कोई गलती नहीं है। V बराबर आई आर, V अपॉन आई बराबर आर। अगर V बराबर आई आर यानी कि V अपॉन आई आर बराबर आर लिख दिया, V अपॉन आई बराबर आर हो गया, तो अगर R की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि लिख सकते हैं V अपॉन आई बराबर आर बराबर कांस्टेंट, तो वो ओम्स लॉ है, तो वो ओम्स लॉ है। और अगर V अपॉन आई बराबर आर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ही नहीं, बदल रहा है, तो ये ओम्स लॉ नहीं है। लेकिन ये नियम काम करेगा यहां पर भी, V अपॉन आई बराबर आर, यानी कि एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस को डिफाइन किया गया है वो डेफिनेशन यही है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, चाहे वो ओमिक हो चाहे वो नॉन ओमिक हो, फर्क नहीं पड़ता। हां, ये बात है कि अगर ओमिक है तो कितने बार भी V बदलते रहो, उस V के करस्पॉन्ड कितना I मिल रहा है, V अपॉन आई करते रहोगे, हर बार R आपको सेम मिलेगा, हर बार एक ही R का मान आएगा, एक ही R का मान आएगा। जैसे अगर आपने V का मान रखा है 10 और इसका मान रखा है 2, तो काटा तो आया 5। अगली बार आपने इसको कर दिया 20, यानी इसको डबल कर दिया, तो ये भी डबल हो जाएगा क्योंकि V प्रोपोर्शनल होता है ना, तो 4 पंचे 20। अगर आपने इसको 40 कर दिया फिर डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 8, 8 पंच 40, 5। यानी कि आप यहां पर V बदलते जाएं, उस V के संगत जो करंट आ रही वो रखते जाएं, डिवाइड करोगे दर बार सेम आएगा। यहां पर भी वही बात है कि V बटे आई तो R है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे यहां पर आपने 10 किया, यहां पर 2 किया तो 5 आया, आपने 20 किया तो ये 3 हो गया, तिरछंग 18, 6.66 कुछ आता रहेगा। यहां पर तुमने 40 किया तो ये हो सकता है कि ये 5 हो जाए, तो 5 8 40, 8 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले 5 वैल्यू आई, फिर 6 पॉइंट कुछ मिल रही है, 6.66 आएगी, फिर यहां पर 8 मिल रही है, 8 ओम बनेगी। तो इस तरीके की जो वैल्यू है वो यहां पर बदल रही है। तो बस यही डिफरेंस है कि ये है ओहमिक, जिसमें V अपॉन आई का मान कांस्टेंट है, ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां पर V अपॉन आई बराबर R आया तो, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है। V बदलोगे I बदल जाएगा, R का मान भी बदल जाएगा, फिर V बदलोगे I बदलेगा, R का मान भी बदल जाएगा। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बन रही है, R का मान कांस्टेंट ही नहीं आ रहा, तो ओम्स लॉ काम नहीं कर रहा। लेकिन V अपॉन आई बराबर R कांस्टेंट है, V अपॉन आई बराबर R काम कर रहा है। तो भ्रम मत पालिएगा कभी भी कि V अपॉन आई बराबर R को ही हम ओम्स लॉ कहते हैं। V अपॉन आई बराबर R, ठीक, अगर R कांस्टेंट है तो वो ओम्स लॉ है, और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो ओम्स लॉ ही नहीं है, लेकिन वो इक्वेशन होल्ड करेगी, ये याद रखेंगे। गलती बच्चे समझ लेते कि V बराबर आई आर तो यहां के लिए हो गया, यहां क्या लगाएंगे, अरे उसको यहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हम एक सवाल करा रहे हैं, समझेंगे आप, समझा देंगे सवाल कैसे लगाए जाएंगे इस वाले नॉन ओमिक के भी। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं कि V बराबर आई आर, तो R बराबर जो V अपॉन आई बनेगा, R बराबर V अपॉन आई जो बनेगा, R बराबर V अपॉन आई जो बनेगा, अगर उसमें R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है तो वो ओम्स लॉ है, और R कांस्टेंट नहीं है तो वो ओम्स लॉ नहीं है, लेकिन इक्वेशन काम करेगी फिर भी। यहां वाले को आप अच्छे से जानते हैं, V बराबर आर, रेजिस्टेंस 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 अच्छे से बोलते हैं, लेकिन यहां वाला जो रेजिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं बदल रहा है बार बार, कभी इतना कभी इतना कभी इतना, कांस्टेंट ही तो नहीं है, यही तो समस्या है। अगर ये कांस्टेंट हो जाता तो फिर ये भी ओमिक बन जाता। जितने हमारे कुछ सर्किट्स ऐसे हैं जो काम ही नहीं करते उसमें ओम्स लॉ, मतलब कांस्टेंट आता ही नहीं है। V का मान हम बढ़ाते हैं, करंट बढ़ तो जाती है, कभी कभी करंट घट भी जाएगी। अभी हमको दिखाएंगे वो भी कि वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट घट भी सकती है, वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट घट भी सकती है। यहां पर होता है, यहां पर नहीं होता, यहां पर ये नहीं हो सकता। यहां पर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, प्रोपोर्शनैलिटी है, 2 गुना करंट 2 गुना, वोल्टेज 3 गुना करंट 3 गुना,
वोल्टेज 10 गुना, करंट 10 गुना। यहां पर वोल्टेज 2 गुना, करंट 1.5 गुना। वोल्टेज 5 गुना, करंट आधी। वोल्टेज बढ़ाया तो करंट घट भी सकती है, यहां पॉसिबल है। तो यहां पर आर का मान बहुत तेजी से वेरी कर सकता है, बहुत तेजी से वेरी करता है। तो ये आर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए यहां का जो रेजिस्टेंस है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। गत्यात्मक नाम देखिए, भयानक भारी भरकम नाम रखते हैं ये लोग। गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक मतलब गति वाला, जिसमें गति हो। गति हो मतलब जो चीज चल सके, चल सके मतलब अपनी पोजीशन बदल सके। तो बदल तो रहा है 5, 6, 6, 8 और आगे जो भी है। तो जो बदल रहा है वो गत्यात्मक है, डायनामिक है, चेंज कर सकता है अपनी पोजीशन, अपनी वैल्यू। तो इसके सवाल लगाना तो आसान है, आप लगा भी चुके हैं। इसके सवाल कैसे लगाए जाते हैं, किस टाइप के सवाल मिलते हैं, वो थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए बेटा, नॉन ओमिक जो हमारे सर्किट्स हैं उनके लिए जो आर की वैल्यू है, डायनामिक रेजिस्टेंस है, वो V अपॉन आई से ही निकलता है। लेकिन यहां पर चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट, इसके करस्पॉन्ड जो करंट में चेंज हुआ है, इसका जो रेशियो आता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। किसको? अगर हम वोल्टेज में कुछ चेंज करें, जितना वोल्टेज में चेंज किया उसके करस्पॉन्ड, उसके संगत, उसमें करंट में जो चेंजमेंट आ गया, उसका जो रेशियो है वो हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस है। यानी कि यहां पर भी बात को वही है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बटे करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बटे करंट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस। चाहे ओमिक हो चाहे नॉन ओमिक हो, ये इक्वेशन दोनों में काम करती है बेटा। तो सवाल देखते हैं जरा इसका एक। मान लेते हैं हमारे पास एक इस टाइप का कोई ग्राफ है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग कोई बी। ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये मान लेते हैं मिली एम्पियर में है, और ये V हमारा वोल्ट में है। ठीक है भाई। तो अगर A पर हम देखें वोल्टेज कितना है, तो A पर जो वोल्टेज है उसको हमने बोल दिया 20 वोल्ट। 20 ज्यादा हो गया, चलो 2 वोल्ट बोल देते हैं। ये 2 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, तो यहां पर करंट कितनी है? करंट हमने बोल दिया 10 वोल्ट। क्यों लगाना? वोल्ट तो आगे लिखा ही हुआ है। यहां पर हमने बढ़ा करके इसको कर दिया 6, तो यहां पर जो बढ़ करके हमको मिला है, ये मिला है हमको 20। ओके, तो ये ओहमिक है कि नहीं है, तो इसको अगर टेस्ट करना है, हालांकि ग्राफ ही टेढ़ा मेढ़ा है तो काहे का ओहमिक, ओमिक बनेगा ही नहीं। बाकी निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं? आप एक बार आर ए निकाल के देखो, मतलब पॉइंट ए पर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आर बराबर होगा V अपॉन आई। तो इस वाले पॉइंट पर V कितना है? V है 2 वोल्ट है। ठीक है, अपॉन में यहां पर करंट कितनी है? यहां पर करंट है देखो 10, तो 10, लेकिन ये मिली एम्पियर में है। किसमें है? मिली एम्पियर। तो मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा ये? 0.2 इंटू 10 टू द पावर +3। ये पॉइंट आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, तो पॉइंट का काम खत्म हो जाएगा, हमारा लेथन नहीं रहेगी। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2 × 10⁻³ ओम रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। इसको हम किलो ओम भी लिख सकते हैं, तो 2 किलो ओम बन गया। अगर हम बी पर निकालना चाहें, आरबी कितना आएगा भैया? देखते हैं। आरबी इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो V की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो कितनी मिलेगी? 60, और यहां पर हमें करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है? 20 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3 फिर से आएगा यहां, तो कटेगा 3
10 की घात -3 ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, वो किलो बन जाएगा, तो किलो ओम। अलग अलग आ रहा है ना। ए पर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, बी पर रेजिस्टेंस 3 किलो ओम। अलग अलग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो ओम के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको कहा जाएगा नॉन ओमिक। नॉन ओमिक में ये काम नहीं करेंगे, तो काम कौन करेगा? काम करेगा डायनामिक रेजिस्टेंस। और डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। R इज इक्वल डेल्टा V वोल्टेज में कैसे चेंज हुआ? A से B के बीच में, तो 60 माइनस 20 अपॉन में, तो 60 माइनस 20 मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 20 माइनस 10, ये मिली एम्पियर में है, तो 10 की घात -3 तो लगना ही लगना है। 60 में 20 गया 40, 10 की घात -3 कट गया, तो आया 4, ऊपर गया किलो ओम। ये इसका रेजिस्टेंस है। तो यहां पर 2 आया, इसका 3 आया, तो इसका आंसर ही 4 आया। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग, तो वैल्यू हमको 4 किलो ओम दिखाई दे रही है। ये इसका डायनामिक रेजिस्टेंस है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसके कुछ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सवाल की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।